चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम देखेंगे पीआईबी की न्यूज़। पीआईबी की न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हिस्से से। इस न्यूज़ में बताया जाता है कि जिस प्रकार से कोरोना में हम चीज़ों को छूने से डरते थे, हो सकता किसी संक्रमित व्यक्ति ने उसको टच किया है, इसके बाद हमने उसको टच कर दिया और हमको कोरोना हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप चले जाइए एटीएम की मशीन। मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, सार्वजनिक चीज़ समझ लीजिए उसको आप। तो वहाँ पर हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और कोरोना को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बताने की कोशिश ये करी जा रही है कि यदि ये मान के चलो एटीएम मशीन का कीपैड है, हम इनकी बटनों में एक ऐसा सेंसर लगा देते हैं जो आपको दूर से ही सेंस कर लेगा आपकी उंगली को कि हाँ 7 नंबर की बटन को दबाना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कांटेक्ट से बच जाएंगे। यही टेक्नोलॉजी लाई गई है इंडियन के वैज्ञानिकों के द्वारा और यही इस न्यूज़ में बताया जाता है। तो नए और कम लागत पैटर्न वाले पारदर्शी इलेक्ट्रोड, इसमें जो यूज़ किया जाता है वो किसका यूज़ किया जाता है? ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। इसमें हाई क्वालिटी वाले स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टचलेस स्क्रीन और सेंसर में उपयोग किए जाने की काफ़ी संभावना बढ़ गई है। ये जो टचलेस सेंसर होते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी कांटेक्ट में आने से वायरस के फैलाव को रोक सकता है। अब यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि ये जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आशुतोष के सिंह, इनका कहना है हमने एक ऐसा टच सेंसर बनाया है जो कि मोबाइल फ़ोन से, एटीएम से 9 सेंटीमीटर की दूरी से भी या फिर आसपास मंडराने वाली चीज़ों के टच को महसूस कर लेता है। डायरेक्ट आपको टच नहीं करना है, 9 सेंटीमीटर की दूरी से ही आपकी बटन दब जाएगी। ऐसे सेंसर का विकास वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। वैज्ञानिकों की इस खोज को मटेरियल्स लेटर्स में प्रकाशित किया गया। जिस इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे थे वो है लगभग 300 माइक्रोन रिजोल्यूशन वाला ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड। इसके प्रोडक्शन के लिए अर्ध स्वचालित उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है जिसमें हाई क्वालिटी वाले टचलेस स्क्रीन प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने की क्षमता है। एक छोटी सी खबर आई है स्वदेश दर्शन योजना से रिलेटेड। तो हम स्वदेश दर्शन योजना को समझ लेते हैं, आखिर क्या है, कब इसकी शुरुआत की गई थी। स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के हिसाब से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है, 2014-15 में इसको चालू किया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है। इस योजना का टारगेट रखा गया है कि हमारे देश में टूरिज्म की कैपेसिटी को बढ़ावा देना है, उसको टूरिज्म को विकसित करना है और उसका सही तरीके से यूज़ करना, जो भी संसाधन है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी हो के एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्रीय वित्तीय सहायता रुपए प्रोवाइड करने वाला है। ये इसमें मेन उद्देश्य है, तभी तो कुछ होगा, बिना पैसे के आखिर होना क्या है। बताया जा रहा है इस योजना की परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कि अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए की गई, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को रोजगार पैदा करने वाला, आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति का काम करने वाला और कई सारे क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाने ताकि टूरिज्म को अपनी कैपेसिटी का एहसास हो सके। इसके लिए एक प्रमुख इंजन के रूप में उसको स्थान हमने दिए हैं। शुरुआत की बात तो हम कर लिए हैं कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना में 2 और योजनाओं को शामिल कर दिया गया है। पहली योजना है प्रसाद योजना, जिसका उद्देश्य है
धार्मिक तीर्थ स्थलों को सुविधा प्रदान करना। और दूसरी योजना है स्वदेश दर्शन योजना। ये योजना एक प्रकार की थीम पर आधारित है जो पर्यटन सर्किट के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। आज हर जगह भगवान के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में ऐसे कई सारे पर्यटन स्थान हैं जहां अधिक मात्रा में पर्यटक घूमने जा रहे हैं। इन्हीं पर्यटकों के लिए इन पर्यटन स्थानों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। इसके लिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना चालू करी गई थी। इसकी कुछ कुछ विशेषताएं बताई गई, जैसे कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत सार्वजनिक वित्त पोषण के लिए परियोजना घटकों के लिए 100% केंद्र सरकार मदद करने वाली है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के जो कंपनियां हैं और कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं, इनकी सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक धन का लाभ उठाने के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं द हिंदू की प्रमुख खबरों को। पहली जो न्यूज़ है वो रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन आप समझते हैं, इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। इन्फ्लेशन को नॉर्मल हम कहते हैं महंगाई, ठीक है, या फिर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को हम इन्फ्लेशन के रूप में जानते हैं। ये जो वृद्धि है दो प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। रिटेल इन्फ्लेशन हम कब कहेंगे? जब ग्राहक के स्तर पर, जैसे आप दाल खरीदने जा रहे हो, चावल खरीदने जा रहे हो, पेट्रोल खरीदने जा रहे हो, ग्राहक के लेवल पर, जब कंज्यूमर लेवल पर जब वस्तुओं के दाम में वृद्धि होती है तो उसको हम कहेंगे रिटेल इन्फ्लेशन। लेकिन यदि वस्तुओं के होलसेल प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम कहेंगे होलसेल प्राइस, होलसेल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को हम समझ गए कि इन्फ्लेशन आखिर है क्या चीज़। जब भी इन्फ्लेशन होती है ना तो रुपए की वैल्यू घट जाती। कैसे घटती है? एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 100 रुपये है, ठीक है। अब दो कंडीशन यहाँ पर बनती है। आज से 1 साल पहले हम जा रहे हैं, 100 रुपये में लगभग 1.5 लीटर पेट्रोल आ जाता था। आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि 100 रुपया में 1 लीटर से भी कम पेट्रोल आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, यदि आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो इसके लिए पहले आपको 70 से 80 रुपये खर्च करने पड़ते थे। आज आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ जा रहे हैं। इसलिए रुपए आपके लिए 80 रुपये कोई काम का नहीं रह गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, 100 रुपया की वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से 80 रुपये की जो वैल्यू है घट गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है तो आपके जेब में जो पैसा है ना उसकी वैल्यू घटते जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है 6.07%। सरकार ने भी क्या काम करी है? आरबीआई क्या काम करता है? 4% से 2% ऊपर या नीचे ये टारगेट निर्धारित कर लेता है कि महंगाई इसके बीच में रहना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था अच्छे से चलते रहेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन का भी लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आखिर सरकार को कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, इस पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। एक होता है मॉनेटरी मेजर्स, ठीक है। पहला मेजर ये कहता है, पहला उपाय ये कहता है कि आप मुद्रा निकालने संबंधी जो कानून बनाए गए हैं उसको आप और कठोर कर दो, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, मार्केट में और भी पैसा ना आ जाए, इसलिए क्या काम करो, आप पैसा निकालने संबंधी नियमों को कठोर कर दो। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि सरकार इस प्रकार के नियमों को कड़ा कर दे ताकि आरबीआई को एक्स्ट्रा मुद्रा निकालने में और ज़्यादा कठिनाई हो, ठीक है। इसके लिए क्या काम कर सकते हैं? नोट के पीछे आप जहां 1 किलो सोना रख रहे थे, ठीक है, या फिर $1 रख रहे थे, तो आपको वहां पर और ज़्यादा चीज़ रखना पड़ेगा।
ये यदि पहले से कोई कोर्स नहीं रखे जा रहे हैं तो कोर्स रखने की व्यवस्था आरंभ की जाती है। दूसरी चीज़ आरबीआई को ये काम करना है कि देखो, मान के चलो ये एसबीआई है, एसबीआई क्या काम करे कि अब आरबीआई से पैसा और उधार ना ले, इसका जो फ्लो है इसको आपको रोकना पड़ेगा। ये पैसे का फ्लो आरबीआई से जो एसबीआई में जा रहा है, आरबीआई से बैंकों में जो आ रहा है ना, उसको सरकार को रोकना पड़ेगा। ये तभी रुकेगा जब आरबीआई अपनी ब्याज दर को बढ़ा देता। 8% में मैं लोन दे रहा था, मैंने 10% कर दिया, अब एसबीआई मेरे पास से लोन लेना कम कर देगा, है ना। और एसबीआई भी अपनी ब्याज की दर को बढ़ा देगा ताकि लोग भी लोन लेना कम कर देंगे, ताकि लोगों के हाथ में फिर पैसा भी कम से कम जाएगा। एक और मेजर ये किया जाता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ही हो जाए, मुद्रास्फीति बहुत भयंकर होने की दशा में नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो काम नहीं करती हैं। एक काम करो, इसके लिए आपके पास जितनी भी मुद्राएं हैं उनको ख़त्म कर दो, नई मुद्रा आप दो। ऐसा करने में पुरानी बहुत सी मुद्राओं को एक नई मुद्रा में चेंज किया जाता है। इससे काले धन पर अंकुश लगता है और इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि इंडिया के डिफेंस रिलेशन से रिलेट करती है। HAL है हमारे यहाँ की एक कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको हम कहते हैं, तो वायुसेना से रिलेटेड ये उपकरण बनाती है। HAL है हमारे देश की कंपनी और फ्रांस की कंपनी है सैफ्रान, दोनों ने स्ट्रेटजिक MOU को साइन किया है। एम इज़ टू कोऑपरेट ऑन एरो इंजन्स, ठीक है। हेलीकॉप्टर में जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें दोनों कंपनियां किस प्रकार से सहयोग कर सकती हैं, यही इस MOU का मेन उद्देश्य है। द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर न्यू फैसिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन्स MRO प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्टकट में HEMRO। HEMRO क्या है? इंजन बनाने का काम करती है। ये दोनों का कंबाइंड रूप है, HAL का और सैफ्रान का। ये आयोजन किया गया था गोवा में, ठीक है। HAL की तरफ से जानकारी दी गई है, एक MOU को साइन किया गया है ताकि वो एक्सटेंड कर सके उनके कोऑपरेशन को और एक्सप्लोर कर सके अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू हेलीकॉप्टर इंजन इन सिविल एंड मिलिट्री मार्केट, रिफ्लेक्टिंग देयर कमिटमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार ये सोच रही है कि हम फ्रांस की मदद लेंगे, दोनों जन इंजन बनाएंगे और फिर हम धीरे धीरे करके भारत में ही बनाना चालू कर देंगे। आगे बताया जा रहा है 1000 स्क्वायर मीटर ट्रेनिंग एंड ऑफिस फैसिलिटी एंड 3800 स्क्वायर मीटर इंटरनेशनल क्लास शॉप फैसिलिटी विल प्रोवाइड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल सर्विस फॉर सैफ्रान TM 333 और HAL शक्ति इंजन इंस्टॉल्ड ऑन HAL बिल्ट हेलीकॉप्टर टू इंक्रीज द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। सारी चीज़ें एकदम पास पास में करो, इंजन की देखरेख यहाँ, इंजन की मेंटेनेंस यहाँ, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, टाइम की बचत होगी। द फैसिलिटी विल बी ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ 2023, टाइम बहुत लग जाएगा, अभी 2023 ख़त्म होते होते तक ये काम चालू हो पाएगा। विथ ए कैपेसिटी टू रिपेयर 50 इंजन्स एक साल में एंड ए फुल कैपेसिटी गोल है 150 इंजन एक साल में इन द कमिंग ईयर, आने वाले साल में 150 इंजन की हम रिपेयरिंग करेंगे। द जॉइंट वेंचर विल आल्सो ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ओवर 60 क्वालिफाइड इंजीनियर। 60 क्वालिफाइड इंजीनियर से भी ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं एंड टेक्नीशियन भी रहेंगे ऑफ द रीजन अकॉर्डिंग टू द रिलीज। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम कर्नाटक से देखने वाले हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे में क्या रिपोर्ट बताई गई है उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश हम करेंगे। बताया जा रहा है 2030 में नंबर ऑफ डेथ्स इन कर्नाटका विल बी क्लोज टू 12 लाख।
2030 तक का जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है कि कितनी मौतें यहाँ पर हो चुकी होंगी। स्टेट का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो उसमें गिरावट आ रही है, मतलब कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है। नेशनल लेवल पर जो गिरावट होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आ रही है। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी बात कही गई। द टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन वुड हैव इन द कोर्स ऑफ हर लाइफ, पूरी जिंदगी भर में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो कर्नाटका में ये जो डेटा है तेज़ी के साथ में गिर रहा है, नीचे डाउन जा रहा है। नेशनल लेवल में एक महिला यदि 3 बच्चों को जन्म दे रही है तो कर्नाटका में 2 बच्चों को जन्म दे रही है। कंट्री का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3.4 है। कब था ये का डाटा? ये 1992-93 का है, और कर्नाटका का उस टाइम में 2.65 था। 13 ईयर्स लेटर, इसके बाद 2005-06 में आप देख लो, स्टेट का जो TFR डाउन हो गया है, ठीक है, द रेट विच द पॉपुलेशन रिप्लेस इटसेल्फ 2.1 हो गया है, 2.6 से 2.1। इट फर्दर डिप्ड 1.8 2015-16 में, और आगे चल के ये 1.7 हो गया है 2019 से 21 में। आगे कुछ बात बताई जाती है, सोशल सिक्योरिटी की कुछ चिंताएं हैं। देखो, नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स विल इंक्रीज मल्टीफोल्ड, कई गुना बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ में सोशल सिक्योरिटी विल बी इसेंशियल, उस टाइम में सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी हो जाती है। तो डॉक्टर शेखर का कहना है, वी आर इन द स्टेज ऑफ रीएपिंग from India's demographic dividend, provided we develop a highly skilled and productive workforce and give them employment opportunities to keep the economic momentum going। यदि आप युवाओं का सही यूज़ कर ले रहे हो तो वो आपके लिए एक वरदान है, और नहीं तो वो युवा लोग आपके लिए केवल बोझ का काम करेंगे। कैसे बोझ का काम? यदि आप युवाओं को अच्छा स्किल प्रोवाइड कर सकते हो, वो खुद की इंडस्ट्री स्थापित कर सके, खुद दूसरे लोगों को रोज़गार दे सके, इतना यदि आप कर दे रहे हो या फिर उनको स्किल प्रोवाइड कर दे रहे हो ताकि वो कोई भी अदर कंपनी उनको आसानी से ले सके, कोई भी काम वो कर सके, तो आपने अपने युवाओं का सही यूज़ करा। और नहीं तो बेरोज़गार बन के वो युवा लोग भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे और गाली देते रहेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमें रोज़गार नहीं दे रही, हम बेरोज़गार हैं, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। आगे इसमें बताया जा रहा है कई सारे अर्बन एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पीपल फॉलो कर रहे हैं सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को, इवन विथआउट एनी इंसेंटिव और रूल्स। ना कोई उनके कोई इंसेंटिव मिल रहा है, ना कोई रूल को वो फॉलो कर रहे हैं। द जनरल फीलिंग इज़ टू हैव वन चाइल्ड एंड गिव द चाइल्ड बेटर एजुकेशन। एक बच्चा रखो और उसका अच्छे से पालन पोषण करो, अच्छी शिक्षा उसको दो। दिस इज़ मेनली बिकॉज देयर इज़ नो टाइम फॉर चाइल्ड केयर, हमारे पास बच्चे की केयर करने के लिए टाइम नहीं है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। लेकिन यहाँ पर राइटर या फिर जो व्यक्ति यहाँ बोल रहे हैं ना, उनका कहना है कि रुपए पैसे की तंगी हालत की वजह से नहीं है कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, बल्कि टाइम की कमी के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं। और भी कुछ कुछ रीज़न यहाँ पर बताए जाते हैं कि आखिर जो जन्म दर में कमी आ रही है वो और भी क्या क्या उसकी रीज़न हो सकते हैं। तो रिडक्शन इन TFR इज़ लार्जली ड्यू टू वुमेन्स चेंजिंग रोल्स, महिला के रोल में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक्सपांसन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, महिलाएं शिक्षित होते जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट होते जा रहा है, सच एज मोर वुमेन इंटरिंग सैलरीड जॉब्स, आजकल लड़कियां भी सैलरी वाली जॉब में पार्टिसिपेट कर रही, हिस्सा ले रही, काम करने लग गई हैं।
एडवांसेस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके अलावा जो गर्भ निरोधक की तकनीकें हैं ना, वो भी काफ़ी फ़ायदा कर रही हैं। डिक्रीजिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एश्योरेंस ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल, बच्चों की जो मृत्यु दर है ना, उसमें भी कमी आ रही है, बच्चे ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये भी कुछ चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मीना स्वामीनाथन से रिलेटेड। इनकी डेथ हो गई है, उम्र 88 साल इनकी बताई जा रही है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एक्सपर्ट डाइड एट हर होम इन चेन्नई, चेन्नई में इनकी डेथ हो गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर की ये एक्सपर्ट थी। मीना स्वामीनाथन डिस्टिंग्विश्ड चेयर जेंडर एंड डेवलपमेंट MS स्वामीनाथन फाउंडेशन, ठीक है, क्या रही थी? डिस्टिंग्विश्ड चेयर जेंडर एंड डेवलपमेंट MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इनकी डेथ हो गई है उनके घर में ही। उम्र इनकी 88 साल बताई गई है और इनकी मृत्यु नेचुरल कारण से हुई है। सेड ए सोर्स एट MSSRF, टीचर, एजुकेटर और राइटर ऑन किस पर? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE। इनको अपॉइंट किया गया था 1970 में बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एज ए चेयरमैन ऑफ स्टडी ग्रुप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्री स्कूल चाइल्ड। बताया जा रहा है ये जो रिपोर्ट है इस कमेटी की, इसको सबमिट किया गया था 1972 में। became the basis for the scheme known as Integrated Child Development Services ICDS 1975 में। एक लैंडमार्क इंटरवेंशन था इन द फील्ड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। अब रिपोर्ट सौंपी गई 1972 में, जिसका यूज़ किया गया था ICDS योजना में 1975 में। बताया जा रहा है इन्होंने ट्रेनिंग दिया था 100 ऑफ टीचर्स को एंड ट्रेनर्स को एंड हैज़ रिटन 3 मैनुअल्स फॉर टीचर। इसके अलावा इन्होंने टीचर्स के लिए भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। एन एक्टिविस्ट डीपली इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ जेंडर इक्वालिटी, लिंग भेद के खिलाफ इन्होंने काम किया। She was a founder member of the Center for Women's Development Studies, नई दिल्ली 1980। इसकी फाउंडर मेंबर रही हैं किसकी? CWDS, नई दिल्ली में है ये संस्था 1980 में, एंड हैड बीन इट्स वाइस चेयरमैन फ्रॉम 1987 लेकर के 1993। बताया जा रहा है MS जो मिस स्वामीनाथन हैं, इन्होंने कंप्लीट किया था इनकी MA की डिग्री इकोनॉमिक में, कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और फिर BEd करा इन्होंने, फिर MA इंग्लिश में करा, कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी। वाज बॉर्न इन बॉम्बे ऑन मार्च 29 1933, 29 मार्च 1933 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखेंगे एक्सप्लेनर वाले पेज से। ऑयल प्राइस के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ में, पिछले 14 साल का रिकॉर्ड देख लोगे तो आज का दाम हाई मिलेगा आपको। तो द सर्ज इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन किया जा रहा है कि आखिर क्यों इंटरनेशनल ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, पिछले 14 साल में अभी हाई हो गए, लास्ट वीक की ये बात है। व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ US सैंक्शन ऑन रसियास एनर्जी एक्सपोर्ट। अमेरिका ने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, इससे अब रसिया के ऑयल एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले रसिया की जानकारी बताई जाती है। रसिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, किसका? क्रूड ऑयल का और ऑयल प्रोडक्ट का। इसके अलावा वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है रसिया।
इसके अलावा इट इज़ आल्सो ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस एंड सप्लाईज। ऑलमोस्ट एक तिहाई हिस्सा, ए थर्ड ऑफ गैस कंज्यूम्ड इन यूरोप, ठीक है, एक तिहाई हिस्सा रसिया से मंगाता है यूरोप, बहुत ज़्यादा निर्भर है, आप सोच सकते हैं। 8 मार्च के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया कि दे वर बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ रसियन ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसके अलावा कोल, ऑयल, गैस और कोल अब हम रसिया से नहीं खरीदेंगे। UK also announced that it would phase out the import of Russian oil product by the end of 2022। 2022 जैसे जैसे ख़त्म होगा ऑयल प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे रसिया से। However, the rest of Europe and China are not joining this import ban। लेकिन दूसरे यूरोप कंट्रियों की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, तो इस प्रकार की बैन कोई लगा नहीं रहा है। Oil prices are about 40% higher since the start of 2022 after having climbed sharply since Russia's February 24 invasion of Ukraine and are still well above $100 एक बैरल की कीमत है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बैरल में आखिर कितना लीटर आ जाता है। तो 100 से 200 लीटर डीजल या फिर पेट्रोल इसमें शामिल हो जाता है। Barrel is a one of several units of volume applied in various contexts. There are dry barrels, fluid barrels, oil barrels, and so forth. For historical reasons, the volumes of some barrel units are roughly double the volume of others. अब यहाँ पर स्टोरी की बात करी जाती, मतलब पुरानी कहानी बताई जाती है कि 8 मार्च को जो बाइडन ने अनाउंस कर दिया था यूएस कि देखो यूएस बैन कर रहा है इंपोर्ट को रसिया से ऑयल, लिक्विफाइड एलएनजी जिसको हम कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कोयला को। एक मूव था जिसका एम है कि रसिया के ऊपर हम रसिया के जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं उनके ऊपर हम प्रेशर डालें, क्योंकि ये कंटिन्यू वार की कंडीशन में है यूक्रेन के साथ में। In the run-up to US announcement, international oil prices surged to a 14-year high on 7 March, with Brent crude future hitting a $139.13 intraday। अब क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिर why did the US target Russia's energy export? अमेरिका ने इसकी एनर्जी एक्सपोर्ट को आखिर टारगेट करा क्यों है? रसिया वर्ल्ड का तीसरे नंबर का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। इसके अलावा पीछे है सऊदी अरेबिया से एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 1 में यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पर रसिया है। जनवरी 2022 में क्या हुआ? रसिया का टोटल ऑयल प्रोडक्शन था 11.3 मिलियन बैरल पर डे, ऑफ विच 10 मिलियन बैरल पर डे वाज क्रूड ऑयल। उसमें से 10 तो क्रूड ऑयल हो गया, 10 क्रूड ऑयल हो गया, अकॉर्डिंग टू द पेरिस बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने ऐसी बात कही थी। अब बाय कंपेरिजन टोटल ऑयल प्रोडक्शन बाय द US इन जनवरी वाज 17.6, उसका था 11.3, और सऊदी अरेबिया ने प्रोड्यूस किया था 12 मिलियन बैरल पर डे। अब इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट टू ग्लोबल मार्केट, हाउएवर रसिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट, हैविंग शिप्ड 7.8 मिलियन बैरल पर डे इन दिसंबर 2021। कितना इसने इंपोर्ट किया, कौन सा ये स्थान रखता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड टू the world with only Saudi Arabia exporting more crude than it। सऊदी अरेबिया बस इससे आगे है, नहीं तो रसिया है उसके पीछे पीछे। रसिया
मेजर एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का और सप्लाई करता है ऑलमोस्ट एक तिहाई हिस्सा या फिर 32%। कहाँ पर? यूरोप और यूके में। 2021 का ये आंकड़ा है। अब द रिवेन्यू इट मेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑयल एंड गैस इन 2021 अकाउंटेड 36% ऑफ रसियाज टोटल रिवेन्यू। 25.29 ट्रिलियन रूबल, मतलब 330.7 बिलियन डॉलर की कमाई करा है इसने पिछले साल। एनर्जी एक्सपोर्ट की बात करें तो 240.7 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है, वर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रसियाज टोटल एक्सपोर्ट लास्ट ईयर। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ आप इसको हिट करिए, यहाँ चोट मारिए तो रसिया को कुछ फर्क पड़ने वाला है। वाट इम्पैक्ट कुड वाशिंगटन्स मूव हैव ऑन रसिया एंड ऑन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस? रसिया के ऊपर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा और ग्लोबली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब यहाँ पर बताया जाता है इन ए फैक्ट शीट, ठीक है। अब अनाउंसमेंट जो हुआ था उसके हिसाब से क्या हो रहा है, बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 2021 में अमेरिका ने इंपोर्ट किया था 7 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को, और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रसिया से। 7 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट किससे? रसिया से उसने इंपोर्ट करा। गिवन दैट रसिया एक्सपोर्टेड सब्सटेंशियली मोर देन 7 मिलियन बैरल पर डे, एक दिन में 7 मिलियन बैरल इसने क्या काम करा? क्रूड ऑयल को और ऑयल प्रोडक्ट को क्या काम करा था? एक्सपोर्ट किया था। द यूएस बैन वुड इम्पैक्ट अबाउट 1/10 ऑफ रसियाज ऑयल एक्सपोर्ट। यदि 10 भाग वो प्रोड्यूस कर एक्सपोर्ट कर रहा है, 10 चीज़ें बेच रहा है, तो एक चीज़ उसकी प्रभावित होने वाली है। केवल अमेरिका अकेला यदि बैन करता है तो मतलब 1/10 हिस्से को प्रभावित कर पाएगा। एंड इवन एज इट एक्नोलेज्ड दैट नॉट ऑल ऑफ इट्स एलाइज एंड पार्टनर अराउंड द वर्ल्ड वर करेंटली इन पोजिशन टू ज्वाइन इन इट्स इम्पोर्ट बैन। और उसने ये भी कहा है कि हमारे जो साथी देश हैं, मित्र देश हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इस बैन को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि हम कलेक्टिव डिपेंडेंसी है रसिया की एनर्जी के ऊपर, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम की बात करी जाती है। 8 मार्च को उसने ये घोषणा करा था कि इट वुड फेस आउट द इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट बाई एंड ऑफ 2022। A move that London said was aimed at giving the country's businesses enough time to find alternative to the supplies, which meet about 8% of demand. इनका कहना है कि हम दूसरा कोई और पार्टनर तलाश रहे हैं जो हमारी डिमांड को पूरा कर सके, और इसमें उसने टाइम रखा था 2022 की एंडिंग तक। स्टिल विदाउट द रेस्ट ऑफ यूरोप, अब बाकी जो यूरोप बचा है और जो चाइना है, ठीक है, joining the import ban on Russian oil and gas, the impact would not be as severe on Russia's economy. तो बात वही कहा जाता है कि फिर भी इससे ज़्यादा रसिया प्रभावित होने वाला नहीं है। चाइना विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, पूरे संसार वर्ल्ड भर में चाइना सबसे बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, ठीक है। इस रसिया सिंगल बिगेस्ट बायर, और रसिया का वो इकलौता सबसे बड़ा खरीदार है। एंड परचेज्ड 1.6 मिलियन बैरल पर डे ऑफ क्रूड ऑयल, और लगभग यहाँ पर बताया जाता है, कहाँ चला गया, मतलब कि टोटल जो रसिया ने ऑयल एक्सपोर्ट किया था ना, उसका 20% अकेला हिस्सा तो चाइना को उसने एक्सपोर्ट किया था ऑन एवरेज इन 2021। अब OECD, यूरोप, या फिर जिसको यूरोपियन मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कलेक्टिवली अकाउंटेड 60% ऑफ रसियाज ऑयल एक्सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द IAE। OECD, यूरोप
ये सब कलेक्टिवली मिला करके 60% हिस्सेदारी करते हैं इंपोर्ट करने को लेकर के। अब फ्यूचर की यदि हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जब अमेरिका नहीं ख़रीद रहा है, दूसरी बात इधर से ये ब्रिटेन नहीं ख़रीद रहा है, तो उनके पास जो ऑयल की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और उनसे जो लोग ख़रीदते हैं उनकी तो डिमांड बढ़ जाएगी। चीज़ें कम हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन आना ही है और ऑयल के दाम बढ़ना ये तय बात है। यहाँ पर हम अपने द हिंदू न्यूज़पेपर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहिए इस चैनल से, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे।